हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर आज मैं इजी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बट प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर 1, 2, 3 फॉर पार्ट 2 अकाउंट्स तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 भी कंप्लीट कर दिया है। स्टैटिस्टिक में भी हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोनों ही लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। दोनों की प्लेलिस्ट है, स्टैटिस्टिक एंड अकाउंट्स। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं टेक्सचुअल सॉल्यूशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आज का ये टॉपिक है, ईजी कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे चैप्टर में आपको अगेन जर्नल एंट्रीज बनानी होगी, बट जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट के बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन आज हम एक स्टोरी से पूरा समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो एक स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं। आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा यूनिट है, एक कंपनी है जो अब यहाँ पर इस यूनिट में एक लेडी कस्टमर आती है और यहाँ पर वो बल्क में कुछ यूनिट्स परचेज करना चाहती है। ऐसी उसकी डिमांड है कि वो कुछ बल्क में यूनिट्स यहाँ से परचेज करेगी, राइट। अब यहाँ पर दो पार्टीज़ आती है, एक कस्टमर हो गई और एक सेलर हो गया, राइट। दो हो गए यहाँ पर। एक जो यहाँ पर सेलर होगा जो सब गुड सेल कर रहा होगा और एक कस्टमर आई है, तो ये दो पार्टीज़ आती है। अब इन्हीं के बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस। बिकॉज कब होता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हमें डिटेल में समझना है, तो कहीं पे भी आप स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक लेडी कस्टमर और एक सेलर यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लेडी कस्टमर है जिसने यहाँ से गुड्स परचेज कर लिए, बट ऑन दैट टाइम उसके पास कैश नहीं है कि वो कैश में पेमेंट कर सके उन गुड्स का, और वो चाहती है कि ये गुड्स का पेमेंट वो थोड़े टाइम बाद कर दे। और जो सेलर है वो उसे अलाउ करता है, यानी कि सेलर परमिशन देता है कि ओके थोड़े टाइम के बाद, यानी कि क्रेडिट पे अभी गुड्स लेकर जाओ और थोड़े टाइम के बाद पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटर्न में नहीं हो रहा है, ओरल है, राइट। अब जो सेलर है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, जिसने गुड्स दे दिए क्रेडिट पे कस्टमर को, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसने दिए हैं गुड्स, राइट। कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ओरल यहाँ पर बात हुई है, ओरली कि ये गुड्स की जो पेमेंट है वो थोड़े टाइम के बाद वो पे कर देगी। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए एक सेलर और एक बायर, इन दोनों के ही बीच में सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर होगा। किस तरह से होगा, अब डिटेल में इसे देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर जो रमेश था जो सेलर था और जो कस्टमर आई थी हरमन, इन दोनों के बीच में ये कंसेप्ट आप समझ गए, यहाँ पर सेलर कौन है और कस्टमर कौन है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, गुड्स जो है वो सोल्ड कर दिए। किसने सोल्ड किए, रमेश ने। किसको किए, हरमन को किए, और वो भी किस पे, क्रेडिट पे किए, बिकॉज इसके पास क्या नहीं था, कैश नहीं था। और यहाँ पर अब सेकेंड स्टेप क्या आता है, इसके पास कैश नहीं था और वो परचेज कंसिडरेशन पे यहाँ पर गुड्स लेकर गई कि कैश में बाद में पे कर दूंगी। सो रमेश ड्रू अ बिल ऑन हरमन। अब रमेश ने एक बिल ड्रू किया। बिल कब ड्रू किया जाता है, आफ्टर क्रेडिट सेल्स। जब सेल्स हो जाती है क्रेडिट पे, उसके बाद एक बिल बना के कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचाया जाता है कि ये तुम्हारा इतना पेमेंट है, और उसमें एक क्रेडिट पीरियड लिखा हुआ था कि जैसे 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद ये पेमेंट मुझे कर देना, राइट। तो उसे कहा जाता है एक बिल। वैसा ही एक बिल रमेश ने हरमन के एड्रेस पे भेजा और वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो भी अमाउंट है वो सारी रिस्पेक्टिव अमाउंट तुम इतने मंथ्स के बाद मुझे रिटर्न कर देना, यानी कि उसे क्रेडिट पीरियड कहा जाता है। 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड, यानी कि 2 मंथ्स तक वो क्रेडिट पे रख सकती है, उसके बाद उसे पेमेंट करना होगा। तो ऐसा एक बिल रमेश ने ड्रू किया हरमन पे, जो एक कस्टमर है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर और सेलर के बीच में है, एक डेटर और क्रेडिटर के बीच में। हरमन यहाँ पर रमेश के लिए एक डेटर बन गई। डेटर यानी कि वो उससे मनी रिसीव होने वाला है, और जो रमेश है वो हरमन के लिए क्या बन गया है, एक क्रेडिटर, जिसको उसे पेमेंट करना है। वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डेटर और क्रेडिटर के यहाँ पर क्या रिलेशनशिप होती है। रमेश ने जो बिल ड्रू किया है उस पर हरमन सिग्नेचर करेगी और उसे वापस
रमेश को रिटर्न कर देगी, तो रमेश के पास एक एविडेंस आ जाएगा। एविडेंस यानी कि एक प्रूफ आ जाएगा कि मैंने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं। एक लीगल एविडेंस, एक लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास होगा जो अब तक नहीं था। अब तक सिर्फ ओरली बात हुई थी कि इतनी अमाउंट पे करनी होगी, बट अब उसने सिग्नेचर कर दिया और सारे लीगली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ गए हैं। तो ये एक प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जो एक्सेप्ट कर लिया गया है इसे बिल्स ऑफ एक्सेप्टेंस कहा जाता है। एक्सेप्टेड जो कस्टमर ने कर लिया होता है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इतनी पेमेंट मैं इतनी क्रेडिट पीरियड के बाद पे कर दूँगी। अब हम टेक्स्ट बुक से इस डेफिनेशन को, इसके मीनिंग को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका फॉर्मेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो बिल्स होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, उसका एक स्पेसिमेन, ये सब डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट आज का ही वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो शॉर्ट हो करते हैं। देखिए, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। 2 तरह के ही होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेलर और बायर वहाँ तक उनका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है जब कैश में पेमेंट हो जाता है, बट क्रेडिट पे अगर सेल्स या परचेज हुआ है तो वापस से उनके पास यहाँ पर उनकी बुक्स में वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उस पर हमें डिस्कस करना है। Cash transactions are those transactions where there is an immediate give or take of cash. परचेज होगी तो जल्दी से पेमेंट कर देंगे ऑन द स्पॉट, और अगर सेल्स होगी तो हमें रिसीव हो जाएंगे कैश में पेमेंट। एग्जाम्पल, कैश परचेज ट्रांजेक्शन्स, कैश सेल्स ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स where cash is not paid immediately but it is payable during a specific period subject to the condition agreed at the time of transaction. ट्रांजैक्शन होने के टाइम पे ये एग्रीमेंट हो जाता है कि कितने टाइम के बाद वो जो अमाउंट है वो वापस करेंगे। Credit purchase transaction, credit sales transaction, etc. In such transaction, the payment of the amount depends on the credit period. The credit period depends on the type of business, current situation, mutual understanding and conditions of the opposite parties and the amount of the transaction. Amount पे भी करता है, जैसे कि अगर 10,000 की अमाउंट है तो वो 15 डेज़ या 20 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देते हैं। क्रेडिट पीरियड यानी कि कितने टाइम में ये रिटर्न करनी है अमाउंट। तो आई होप अब ये इतना बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पर पूरा ये इंट्रोडक्शन गिवन है, बट अब ये जो यहाँ पर पेमेंट करना होता है क्रेडिट पीरियड, और जैसा कि मैंने कहा एविडेंस, तो जो सेलर होता है उसके पास क्या एविडेंस रहते हैं लीगली कि वो उसके बाद डिमांड कर सके कि मेरा पेमेंट दो, अभी तक बाकी है। तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द अदर इज़ प्रॉमिसरी नोट्स। तो ये 2 यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूडेड होते हैं। जो चैप्टर का नाम है वहाँ पर टाइटल से आपने सिर्फ एक ही यहाँ पर अज्यूम किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट एक और होता है प्रॉमिसरी नोट। आज के इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉमिसरी नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डेफिनेशन और मीनिंग उसका समझ लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज़ एज फॉलोज। तो यहाँ पर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ने जो डेफिनेशन दी थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो यहाँ पर दी गई है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द ड्रॉअर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली एट स्पेसिफिक टाइम टू अ सर्टेन पर्सन और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर और टू दी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन्स हो रहेगी, तो एक एक टॉपिक हम डिटेल में समझ लेते हैं। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इसका स्पेसिमेन भी एक्सप्लेन करूँगी। इस तरफ हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स से पूरी डेफिनेशन समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होती है ये दिखाने के लिए कि ये लीगल है या नहीं है। तो ये लीगल तो है ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज ये रिटर्न फॉर्म में होता है। अब ये रिटर्न फॉर्म में कैसे होता है, इन राइटिंग, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें डेफिनेशन में भी गिवन थी। अब इससे समझ लेते हैं। अ बिल मस्ट बी इन राइटिंग, सो एन ओरल ऑर्डर कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिल। तो अगर ओरली ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ बात कर ली और एग्रीमेंट हो गया, तो वो लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। अगर रिटर्न फॉर्म में होगा
तो ही वो एक्सेप्टेड होगा, और अगर रिटर्न फॉर्म में होता है तो उसे एक बिल कहा जाता है, राइट। सेकेंड पढ़ते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर्स। अनकंडीशनल ऑर्डर कौन सा होता है? द ऑर्डर मेड इन द बिल मस्ट बी अनकंडीशनल, दिस मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ये ऑर्डर होता है इसलिए इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया जाता है। बिल में एक ऑर्डर लिखा होता है कि तुम्हें इतनी पेमेंट पे करनी है, वो भी इतने क्रेडिट पीरियड के बाद, यानी कि इतने डेज़ के बाद, इतने मंथ्स के बाद। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि अच्छा थोड़ा पेमेंट इस टाइम पे कर देना, थोड़ा इतने टाइम के बाद कर देना, तो ऐसी कोई भी कंडीशंस यहाँ पर नहीं आती है। तो ये अनकंडीशनल है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसका कंसेप्ट क्या है। दिस ऑर्डर शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये डायरेक्ट एक ऑर्डर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड, स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि जो बिल ड्यू किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बिल हम बार बार और बहुत सारे कस्टमर्स को देते रहें, तो ये एक ही बार के लिए होता है और एक स्पेसिफिक पर्सन को ही एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है बिल्स एक्सेप्टर एंड द अमाउंट रिसीवर। अब इसमें बिल्स एक्सेप्टर कौन होता है? कस्टमर, और अमाउंट रिसीवर होता है सेलर, जो सेलिंग करेगा गुड्स की, जो गुड्स को सेल करेगा वही अमाउंट को रिसीव करेगा, और जो कस्टमर होगा जो गुड्स लेके जाएगा वो बिल्स को एक्सेप्ट करेगा जो क्रेडिट पे लेकर गया। इन अ बिल द बिल एक्सेप्टर एंड द अमाउंट रिसीवर बोथ आर सेपरेट पर्सन्स, देयरफॉर देयर नेम्स मस्ट बी क्लियर एंड बोथ शुड बी स्पेसिफिक पर्सन्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे दोनों के ही नाम लिखे जाते हैं और दोनों ही स्पेसिफिक पर्सन होने चाहिए। फिफ्थ आता है ऑर्डर फॉर द पेमेंट। अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें एक ऑर्डर लिखा हुआ होता है कि पेमेंट करना है। द ऑर्डर मस्ट ओनली बी फॉर द पेमेंट ऑफ इंडियन मनी, यहाँ पर इंडिया के लिए ही है, इंडियन मनी के लिए ही हम इंडियन मनी के पेमेंट के लिए ये ऑर्डर कर सकते हैं। नॉट फॉर अ प्रोडक्ट और कंसिडरेशन ऑफ मनी, तो और किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर उस अमाउंट के बदले में कोई और कंसिडरेशन ऑफ मनी, इस सब के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ नहीं किया जाता है। और सिक्स्थ है डिफाइनाइट अमाउंट। जो अमाउंट होती है वो डिफाइनाइट होनी चाहिए, क्लियरली मस्ट बी क्लियर, यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि क्लियर और डिफाइनाइट वर्ड्स और फिगर्स दोनों में दिखानी होती है। लास्ट है सेवेंथ पॉइंट क्लियर डेट। द डेट ऑफ राइटिंग द बिल मस्ट बी क्लियर, बिकॉज डेट क्लियर होगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि जो भी डेट गिवन है, मार्च मंथ की डेट गिवन है, उसमें लिखा होगा आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करना है, तो डेट क्लियर होनी चाहिए कि कौन से दिन जो बिल है वो ड्रू किया गया, और उसी डेट से 3 मंथ्स काउंट किए जाएंगे। तो ये डेट जो है, डेट अमाउंट, ये क्लियर स्पेसिफिक वहाँ पर होनी चाहिए। 8 पॉइंट डिफाइनाइट ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन होता है कितने मंथ्स में या कितने डेज़ में जो पेमेंट है वो होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर क्लियरली डिफाइनाइट होना चाहिए। और लास्ट है सिग्नेचर ऑफ द पर्सन। तो दोनों ही पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए, जो बिल लिख रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है। बट जो ड्राइंग पर्सन है, यानी कि जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है, राइटिंग यानी कि हु इज़ राइटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसका नेम वहाँ पर और उसका सिग्नेचर वहाँ पर होना ही चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स भी है रिवेन्यू स्टैम्प, यानी कि एक एडहेसिव स्टैम्प आती है जिसे हम रिवेन्यू स्टैम्प कहते हैं, वो भी वहाँ पर होनी चाहिए। अगर उस स्टैम्प के बिना ये बिल एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिटर्न हो जाता है तो वो लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पर रिवेन्यू स्टैम्प के बिना वो बिल किसी काम का नहीं रहेगा। ऑन द डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, ये सारा एक मैं आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑन डिमांड और एट स्पेसिफाइड टाइम। एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, अब एक्सेप्ट कैसे होगा? द बिल्स बिकम ऑपरेटिव ओनली आफ्टर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ ड्रॉन। तो जो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन वो स्पेसिफिक पर्सन होगा जिसके लिए वो बिल बनाया गया होगा। तो आई होप आपको ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी डिफरेंट पार्टीज होती है। फर्स्ट होती है जो बिल बनाती है, उसे हम कहते हैं ड्रॉअर ऑफ द बिल, जो जनरली क्रेडिटर होता है, जो गुड्स को सोल्ड कर रहा होता है, जिसने गुड्स सेल किए होते हैं क्रेडिट पे, इससे वो एक क्रेडिटर बन जाता है और सामने वाली पार्टी डेटर हो जाती है जिससे रिसीव करना है।
एक्सेप्टर ऑफ द बिल। अब एक्सेप्टर ऑफ द बिल सेकेंड पार्टी होती है, जो कस्टमर होता है, जो बिजनेस के लिए एक डेटर बना हुआ होता है जिसने गुड्स परचेज किए होते हैं क्रेडिट पे। तो ये दो पार्टीज़। अब थर्ड पार्टी कौन सी होती है? पेई ऑफ द बिल। पेई ऑफ द बिल यानी कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती है, बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो बिल ड्रॉ करता है वो उसमें एक थर्ड पार्टी का नेम मेंशन कर देता है कि मेरा जो पेमेंट है वो उसको होना चाहिए, कि मुझे इसको देना था, इससे डायरेक्टली उसी पर्सन को, आप थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स जो है उसको ये पेमेंट होना चाहिए। तो वो पेई ऑफ द बिल यानी कि जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो कोई थर्ड पार्टी अलग है जिसका रिलेशन डायरेक्टली इस ड्रॉअर ऑफ द बिल से होता है, जो सेलर होता है उससे होता है। तो इस तरह से तीन पार्टीज़ कभी कभी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, नहीं तो नॉर्मली जेन्युइनली दो पार्टीज़ देखने को मिलती है, ड्रॉअर और एक्सेप्टर। अब ये सब समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक स्पेसिमेन दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस और डेट है ड्रॉअर का, राइट। एड्रेस दिया गया है ड्रॉअर का और उसने डेट लिखी है जिस दिन पे वो बिल ड्रू कर रहा है। अमाउंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी गई है, क्लियरली दिख रही है कौन सी अमाउंट है, कितनी अमाउंट उसे पे करनी है जो परचेज करके गया जो कस्टमर है। अब यहाँ पर वर्ड्स में भी लिखा गया है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू पे ₹10,000 ओनली टू रितेश और एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे। 3 months फ्रॉम टुडे यानी कि 3 months की क्रेडिट पे 10,000 रुपीज़ तुम्हें रिटर्न करने हैं रितेश को। 10,000 रुपीज़ पे करेंगे रितेश को। और यहाँ पर डेट इसीलिए क्लियरली दी गई है, अब इस डेट से नेक्स्ट 3 months तक कैलकुलेशन किया जाएगा और 3 months के बाद ये अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए। ये एक ऑर्डर है, इसमें लिखा गया है टू श्री धवल, यानी कि यहाँ पर इस जो पर्सन है धवल उसको ये दिया गया है, उसका एड्रेस लिखा गया है यहाँ पर धवल, यानी कि जो सिग्नेचर ऑफ एक्सेप्टर उसका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए कि उसने ये बिल एक्सेप्ट किया है, वो एग्री करता है कि वो पे कर देगा। और यहाँ पर एक और पर्सन गिवन है कविश, जो है यहाँ पर ड्रॉअर, यानी कि उसका भी सिग्नेचर होगा, उसने ये बिल बनाया है। तो ये रितेश जो थर्ड पर्सन है ये इससे कनेक्शन रखता है, जो ड्रॉअर है बिल का, तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्शन रख रहा है। और कविश ने कहा है कि मेरे जो अमाउंट है 10,000 की वो इससे देनी है, रितेश को हैंड ओवर करनी है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस होती है और एक रेवेन्यू स्टैम्प की स्पेस गिवन होती है। अगर रेवेन्यू स्टैम्प आपको पता होगा कोर्ट्स में और लीगली अगर कोई वर्क होता है पेपर वर्क, तो उस पर एक स्टैम्प अलग अलग अमाउंट का स्टैम्प आता है, 500 रुपीज़ का स्टैम्पिंग आता है, वो 500 रुपीज़ का स्टैम्प आता है। तो वो पेपर वर्क करते हैं ताकि वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ता है, तब ये कंप्लीट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन है, ये आपको दिखाया गया है। एक्चुअली हम जो सम सॉल्व करेंगे वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड होंगे, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है ये सब हमने आज के इस वीडियो में देखा। अब मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, ये एक बहुत पहले के टाइम का, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 1929 का एक डॉक्यूमेंट है। ये भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इस तरफ आप जो ये देख सकते हैं करेंसी नोट जैसा एक इमेज है, ये पहले के टाइम का है, तो इसे स्टैंपिंग कहता है, रेवेन्यू स्टैम्प। अब ये काफ़ी चेंज हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि अभी जो यूज़ हो रहे हैं स्टैंपिंग के साथ लीगली जो यूज़ हो रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसकी इमेज मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अमाउंट लिखी गई है, उसके बाद सारी स्टैम्प्स है, सिग्नेचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉमिसरी नोट को समझेंगे, प्रॉमिसरी नोट क्यों डिफ़र करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से और क्या उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका स्पेसिमेन कैसा होगा। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने अभी एक आपको स्पेसिमेन यहाँ पर दिखा, उसके लिए इस तरफ आपको कुछ और भी पॉइंट्स गिवन है। अगर आप चाहें तो ये सारे भी रीड कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। और भी कोई आपको डाउट्स रह रहे हैं, कोई क्वेरीज रह रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।